सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के मरोल इलाके में मौजूद 7 हिल्स अस्पताल के बाहर हूं। जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय यात्री बीते कुछ दिनों में मुंबई में लैंड हुए हैं और कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्हें इसी अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस पर आगे हम आपको तफसील से रिपोर्ट दिखाएंगे कि कितने ऐसे मरीज हैं यहाँ पर जो भर्ती किए गए हैं, महाराष्ट्र में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय यात्री पॉजिटिव पाए गए हैं और महाराष्ट्र का नया गाइडलाइन क्या है, ये आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन शुरुआत करें आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री भारत में हो चुकी है। भारत में ये वेरिएंट दाखिल हो चुका है। 2 केसेस यहाँ पर डिटेक्ट हो गए हैं और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 46 साल का जो संक्रमित व्यक्ति है वो ना कभी विदेश गया, ना कभी विदेशी के संपर्क में आया। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। जिसका डर था वही हुआ। कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में दाखिल हो चुका है। इससे 2 लोग कर्नाटक में संक्रमित पाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एक यात्री की ट्रैवल हिस्ट्री दक्षिण अफ्रीका की है, जबकि दूसरा बेंगलुरु के अस्पताल में हेल्थ केयर वर्कर है। उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। इनमें से एक को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। चिंता और चुनौती अब बढ़ गई है, लिहाजा एहतियात भी बढ़ा दिया गया है। इन दोनों मरीजों के संपर्क में आए तमाम लोगों की पहचान हो गई है। नंबर 1 प्राइमरी कांटेक्ट, नंबर 2 सेकेंडरी एंड नंबर 3 टर्शरी। जो रिमोटेस्ट कांटेक्ट भी हैं वो इस पूरे केस के ट्रेस कर लिए गए हैं दोनों के। जोखिम वाले देश से करीब 8000 यात्री भारत आए हैं। इनमें 10 यात्रियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। बेंगलुरु से निहाल किदवई के साथ नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और मुंबई महाराष्ट्र में लगातार सरकार और प्रशासन उन तमाम अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को ढूंढने में लगी हुई है जो बीते कुछ दिनों से कंट्रीज ऑफ कंसर्न से महाराष्ट्र में आए हैं। और ताज़ा आंकड़ा ये बता रहा है कि 28 लोग महाराष्ट्र में कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से जो 25 हैं वो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं और जो 3 हैं उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं। मुंबई का आंकड़ा ये है कि अब तक 9 यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय यात्री जो कि कंट्रीज ऑफ कंसर्न से आए हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। उन तमाम संक्रमितों को इसी 7 हिल्स अस्पताल में भर्ती किया गया है और जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी भी तलाश चल रही है, उनकी भी जांच होगी और जो तमाम सैंपल्स हैं वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब में भेजे गए हैं और उसके रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या वो ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं कि नहीं। फिलहाल मुंबई महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन हाँ, जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री संक्रमित पाए गए हैं उनका आंकड़ा बढ़कर 25 हो चुका है पूरे महाराष्ट्र में और 3 उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी बीच महाराष्ट्र ने जो ट्रैवल गाइडलाइंस जारी की थी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए, उसमें बदलाव किए गए हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आपत्ति जताए जाने के बाद। और बदलाव ये है कि 3 हाई रिस्क कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे। अगर इन 3 देशों से जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री महाराष्ट्र आ रहे हैं उन्हें 7 दिनों के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा, ये अनिवार्य है। साथ ही जो घरेलू यात्री हैं जो कि दूसरे राज्यों से आ रहे हैं उन्हें RT-PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी अगर वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। 3 अफ्रीकी देशों को महाराष्ट्र ने हाई रिस्क वाली श्रेणी में रखा है। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से आए यात्रियों को 7 दिनों तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा। वहीं दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र आ रहे टीके की दोनों डोज ले चुके घरेलू यात्रियों के लिए अब RT-PCR टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। जो हाई रिस्क या अल्ट्रा हाई रिस्क कैटेगरी के कुछ कंट्रीज है उनके लोगों को, जैसे बोत्सवाना हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इस तरह की इस कंट्रीज के लोगों को हमने जब आएंगे तो यहाँ पे कोविड टेस्ट होगा, फिर उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करेंगे 7 डेज के लिए। वहां पे उनका 2nd डे, 4th डे एंड 7th डे पे कोविड टेस्ट होगा। अगर वो नेगेटिव आया तो उनको होम क्वारंटाइन भेजा जाएगा 7 मोर डेज के लिए और अगर पॉजिटिव आते हैं तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। बाकी जो भी इंटरनेशनल फ्लायर, चाहे वो लंदन से आ रहे हैं चाहे बाकी और भी कोई कंट्री से आ रहे हैं, उन सब के लिए हमने RT-PCR रिपोर्ट मांगा है विद वैक्सीन के साथ में। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी गाइडलाइन में ये बदलाव केंद्र की नाराजगी के बाद किए।
पहले महाराष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 14 दिन का होम क्वारंटीन और RT-PCR अनिवार्य करने से लेकर महाराष्ट्र आने वाले दूसरे राज्यों के यात्रियों के लिए 48 घंटे पूर्व नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता जैसी सख्त और अलग गाइडलाइन बनाई थी। केंद्र के ऐतराज जताए जाने के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बयान दिया कि गाइडलाइन बदल दी गई हैं। केंद्र सरकारचे आणि आपल्या नियमावलीमध्ये थोडंसं केंद्र और राज्य सरकार की नियमावली में जो विभिन्नता थी उसे कम करने के लिए हमारी मीटिंग हुई। एकसारखे नियम असावेत, कुठल्याही किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए एक ही नियम हो, यही हमारा प्रयास है। सगळ्याला नियम सारखा असावा अशा प्रकारचा प्रयत्न आपण त्या ठिकाणी केलेला आहे। इस बीच अफ्रीकी देशों समेत केंद्र द्वारा चिन्हित बाकी हाई रिस्क देशों से मुंबई आए कुल 9 यात्री संक्रमित पाए गए हैं। सभी को उपचार के लिए 7 हिल्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 10 नवंबर से अब तक ऐसे करीब 1000 यात्री मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, जिनमें से 466 की जानकारी बीएमसी ने निकाली है। उन 466 में से 100 मुंबई के निवासी हैं, बाकी मुंबई से बाहर या फिर दूसरे इलाके के हैं। इन 100 यात्रियों की टेस्टिंग हुई है, जिनमें से अभी तक कुल 9 पॉजिटिव मिले हैं। ऐसे देशों से अब तक महाराष्ट्र में आए कुल 25 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को संक्रमित पाया गया है। वहीं इनके 3 क्लोज कॉन्टैक्ट्स भी कोविड पॉजिटिव हुए हैं। ऐसे में कुल संक्रमितों की संख्या राज्य में 28 हो गई है। सभी के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। नतीजे आने के बाद पता चल पाएगा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से ये संक्रमित हैं या नहीं। इसी बीच कर्नाटक में 2 व्यक्तियों की ओमिक्रॉन से पीड़ित होने की खबर से एजेंसियां अब और सतर्क हो गई हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया के लिए। और दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के सब्र का पैमाना बढ़ चुका है। अदालत ने तमाम सरकारों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उनके जवाब को सुनने के लिए कल फिर इस मामले में सुनवाई होगी। दिल्ली और NCR की हवा में जहर बढ़ता जा रहा है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी भी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लिया, कहा आपने स्कूल खोल दिए, 3-4 साल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बड़े घर से काम कर रहे हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हालात दिख रहे हैं। डांट के बाद दिल्ली सरकार तुरंत हरकत में आई और स्कूल बंद कर दिए गए। उसको लेकर के सरकार जो है उन चीजों को लेकर के लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि अब स्कूल दोबारा बंद कर देंगे। कब से बंद कर रहे हैं? कल से जो है स्कूल बंद कर दिया जाएगा फर्दर ऑर्डर तक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पारा कम नहीं हुआ। कोर्ट ने केंद्र पर भी सवाल उठाए। आपने प्रदूषण के लिए पूरा आयोग बना दिया, 30-40 अफसरों का मंत्रालय जैसा है, लेकिन आयोग भी कुछ नहीं कर पाया। हमने अपना समय बर्बाद किया है। जमीनी चीजों को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, कहाँ हमारी कमियां हैं, कहाँ खामियां हैं, उसको दूर करना पड़ेगा। तो केवल स्कूल ही बंद करना केवल वही एकमात्र नहीं है, अनेक इस प्रकार के कारण हैं जिससे प्रदूषण फैल रहे हैं या प्रदूषण बढ़ता है। हमको उन सभी चीजों को मैनिटली उसको देख करके, और दिल्ली सरकार को मेरा आग्रह होगा कि और भी मैनिटली इन चीजों पर वो जाएं, और ताकि जमीनी हकीकत, और हम भारत सरकार हर प्रकार का सहयोग करने के लिए कटिबद्ध है। हताश सुप्रीम कोर्ट ने इतना तक कह दिया कि अदालत आदेश जारी करती रही, वकील बहस करते रहे, सरकारें कदम उठाने का दावा करती रहीं, तो फिर प्रदूषण बढ़ क्यों रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा कि पॉल्यूशन की लेवल कम क्यों नहीं हो रहा है, जबकि एफिडेविट फाइल कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स कि ये बहुत काम कर रहे हैं। कि कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा कि स्कूल क्यों खुल गए हैं जबकि बाकी सरकारी लोग घर से काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो कार्य कर रहे हैं पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, तो वो आज AQI लेवल 500 से ऊपर क्यों था। उन्होंने ये भी कहा है कि इस इमरजेंसी सिचुएशन में नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि एयर पॉल्यूशन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। शुक्रवार सुबह तक अगर कदम नहीं उठाए गए तो अदालत टास्क फोर्स के गठन जैसा सख्त कदम उठा सकती है। सरकारों के लिए ये परीक्षा की घड़ी है। हालात बेकाबू हो चुके हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, या तो कदम उठाइए वरना देश की सबसे बड़ी अदालत सख्त कदम उठा ही लेगी। नई दिल्ली से हिमांशु शेखर मिश्रा के साथ आशीष भार्गव की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले उप मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा है कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा में
मंदिर निर्माण की तैयारी है। उनके इस बयान पर अखिलेश यादव से लेकर मायावती ने कहा है कि बीजेपी हार के डर से अब चुनाव में हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवाना चाहती है। मथुरा में थोड़ा तनाव है, पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। कुछ अतिवादियों ने वहां ईदगाह में भगवान कृष्ण का जलाभिषेक करने की घोषणा की थी। ऐसे तनाव के वक्त केशव मौर्य ने ट्वीट किया कि अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। ताकत के सामने झुके हैं, अब लगता है यूं तो अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दीपोत्सव में कहा था कि इस बार कार सेवा होगी तो कार सेवकों पे गोली नहीं बल्कि फूल बरसेंगे, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया था कि ये कार सेवा कहां होगी। आप देखना अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। कुछ संगठनों का दावा है कि देश में 3000 से ज्यादा मंदिर मस्जिद बना दिए गए हैं, उन्हें मुक्त कराना है। ऐसी हालत में सांप्रदायिक अराजकता से बचने के लिए संसद ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बनाया, जिसमें कहा गया कि अयोध्या विवाद के अलावा किसी भी धर्मस्थान का जो स्वरूप 15 अगस्त 1947 को था वही रहेगा। इसके सेक्शन 3 में कहा गया, कोई व्यक्ति किसी धर्म के किसी भी तरह के धर्मस्थान को उसी धर्म के किसी दूसरे संप्रदाय के धर्मस्थान या किसी दूसरे धर्म के धर्मस्थान के तौर पे नहीं बदल सकेगा। सेक्शन 6(1) में कहा गया, इसका उल्लंघन करने वालों को 3 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा होगी। सेक्शन 6(2) में कहा गया कि इसे न मानने या ऐसा करने की साजिश करने पर भी सजा होगी, भले उसकी साजिश पे अमल ना हुआ हो। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि हार सामने देखकर बीजेपी ये सब कर रही है। कोई नया मंत्र चलाएं वो चलने वाला नहीं है। ये हार स्वीकार कर लिए हैं, जो लोग हार स्वीकार कर चुके हैं वही ऐसा बयान दे सकते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इस पे ट्वीट कर मौर्य पे हमला बोला। उन्होंने लिखा कि केशव मौर्य का चुनाव के नजदीक ये बयान कि अयोध्या व काशी में मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की तैयारी है, ये भाजपा की हार की आम धारणा को पुख्ता करता है। इनके इस आखिरी हथकंडे यानी हिंदू मुस्लिम राजनीति से भी जनता सावधान रहे। मथुरा की एक बड़ी आबादी मंदिर और तीर्थ यात्रियों से ही रोजी पाती है। इनमें तमाम मुसलमान भी शामिल हैं जो ठाकुर जी के वस्त्रों पे कढ़ाई और सीने का काम करते हैं। लेकिन ईदगाह में जलाभिषेक के ऐलान से तमाम लोग अंदेशों से घिरे हैं। हालांकि ऐलान अब वापस हो गया है, लेकिन शहर के उलेमा ने इस पे एक मीटिंग कर मुसलमानों से एहतियात बरतने की अपील की। मुसलमान भाई जैसे कि अपनी अपनी मसाजिदों में नमाज अदा करते थे पहले, उसी तरीके अपने महल्ले की अपनी अपनी मसाजिदों में नमाज अदा करें। शाही मस्जिद ईदगाह जो है वहाँ मतलब ज़्यादा भीड़ मतलब जो है उस पर अपनी पाबंदी करें और वहाँ ज़्यादा जमा होने की कोशिश ना करें। कानून के जानकार कहते हैं कि इस तरह की बयानबाजी पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून का उल्लंघन है और चुनाव के वक्त इससे वहां तनाव भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल यूपी में चुनाव है और चुनाव में यहां बहुत कुछ होता रहता है। मथुरा में सौरभ गौतम और लखनऊ में कैमरामैन विनीत वर्मा के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।